पिछले टॉपिक में हमने मुद्रास्फीति के संबंध में पढ़ा था। उसके पश्चात हमारा टॉपिक था मुद्रा अविस्फीति अथवा मुद्रा संकुचन। मुद्रा संकुचन के अर्थ को हम देख चुके थे कि मुद्रा संकुचन वह आर्थिक दशा है जिसमें मुद्रा की मात्रा जो होती है वो कम होती है। मतलब उसका संकुचन मतलब मुद्रा की मात्रा कम होती है। मुद्रा की मात्रा कम होने से मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, मतलब मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है और सामान्य कीमत स्तर जो है वो गिरता है। इसके साथ साथ कीमतों की गिरावट के साथ साथ उत्पादन तथा रोजगार में भी गिरावट आती है। तो मुद्रा संकुचन क्या है? मुद्रा की मात्रा में कमी, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि और कीमत स्तर में कमी, ये हम पढ़ चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुद्रा संकुचन के प्रभाव, कि देश में या समाज पर मुद्रा संकुचन या अविस्फीति क्या प्रभाव डालती है। जैसा हमने अभी पढ़ा कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में कीमतें कम होती हैं, जिससे उत्पादन घटता है और देश में बेरोजगारी बढ़ती है। ये तो उसका एक ओवरऑल प्रभाव है, लेकिन यह हम कह सकते हैं कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को तो वो इस रूप में प्रभावित करती है। लेकिन समाज के विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति के अलग अलग प्रभाव होते हैं। जिस तरह से मुद्रास्फीति के हमने पढ़ा था, उसी तरह से मुद्रा अविस्फीति या मुद्रा संकुचन के भी समाज के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग प्रभाव होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहला है हमारा इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन ऑन प्रोड्यूसर्स एंड बिजनेसमैन। मुद्रा संकुचन के प्रभाव में पहला है हमारा उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग पर प्रभाव। क्योंकि हम जानते हैं कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में कीमतें कम होती हैं। कीमतें कम होने से उत्पादकों तथा व्यापारी को हानि होती है, क्योंकि इसमें कीमतें तेजी से गिरती हैं, लेकिन उत्पादन लागत उस अनुपात में नहीं गिर पाती। जैसे हम देखें तो लगान, ब्याज या मजदूरी, इनको एकदम से कम करना या मतलब उत्पादन लागत को एकदम से कम करना बहुत कठिन होता है। इसके अलावा व्यापारी द्वारा जो पहले से खरीदा हुआ कच्चा माल है, उसका मूल्य भी मुद्रा संकुचन में गिर जाता है और वस्तुओं की मांग कम होने के कारण उत्पादक तथा व्यापारियों के पास स्टॉक भी जमा होने लगते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो मुद्रा संकुचन में उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग को हानि होती है, जिसका प्रमुख कारण कीमतों का गिरना और उत्पादन लागत का उस अनुपात, जिस अनुपात में कीमत, जिस तेजी से कीमत गिरी है, उस तेजी से उत्पादन लागत का नहीं गिरना उनके हानि का एक प्रमुख कारण होता है। उसके बाद आता है मुद्रा संकुचन का निवेशक वर्ग या इन्वेस्टर्स पर प्रभाव। हमने पहले पढ़ा था कि निवेशक मतलब वे व्यक्ति जो अपना धन इन्वेस्ट करके उस पर लाभ कमाने की इच्छा रखते हैं। मतलब जो व्यक्ति अपना धन कहीं और लगाकर उससे अर्न करना चाहता है, आय कमाना चाहता है, वह निवेशक कहलाता है। निवेशक हमने दो प्रकार के पढ़े थे, परिवर्तनशील आय वाले निवेशक और अपरिवर्तनशील आय वाले निवेशक। अपरिवर्तनशील आय वाले निवेशक वे हैं, या हम कह सकते हैं निश्चित आय वाले निवेशक वे हैं जिनकी इनकम में आर्थिक दशा के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि परिवर्तनशील आय वाले निवेशक वे निवेशक होते हैं जिनका आर्थिक दशाओं के अनुसार जिनकी आय में कमी या वृद्धि होती रहती है। अब यदि हम मुद्रा संकुचन की बात करें तो मुद्रा संकुचन में अपरिवर्तनशील आय वाले या निश्चित आय वाले निवेशक को
लाभ होता है, क्योंकि उसे जो उसकी इनकम में तो कोई चेंज आता नहीं है और उसके साथ ही उन्हें जो आय प्राप्त होती है, मौद्रिक आय जो मिलती है, उसका वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है। पहले भी ये बात हमने क्लियर करी थी, मौद्रिक आय और वास्तविक आय। मौद्रिक आय मतलब संख्या जो हम कह रहे हैं मुद्रा के रूप में, जैसे हम कहें किसी व्यक्ति को 10,000 रुपए मिल रहे हैं तो उसकी मौद्रिक आय भी 10,000 जो संख्या के रूप में व्यक्त हो रही है। लेकिन वास्तविक आय क्या है? मौद्रिक आय की क्रय शक्ति, मतलब हम उन 10,000 रुपए से कितना परचेज कर सकते हैं, तो वो मौद्रिक आय की क्रय शक्ति कहलाती है वास्तविक आय। तो मुद्रा संकुचन में क्योंकि कीमतें कम हो जाती हैं, तो जो निश्चित आय वाले निवेशक हैं, उनकी मौद्रिक आय का वास्तविक मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात उनकी मौद्रिक आय की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, जिसका कारण क्या है? मुद्रा संकुचन में कीमतों का कम होना। तो इस प्रकार निश्चित आय वालों को लाभ होता है। इसके विपरीत परिवर्तनशील आय वाले निवेशकों को मुद्रा संकुचन में हानि होती है, क्योंकि जो सम्मिलित पूंजी कंपनियां हैं, उनके अंशधारियों के लाभांश कम होते जाते हैं, क्योंकि कंपनियों को लाभ कम होते हैं। तो जब कंपनियों के लाभ कम होंगे, तो जो वो लाभांश के रूप में इनकम दे रही हैं अंशधारियों को, वो भी कम हो जाती हैं। तो परिवर्तनशील आय वाले निवेशक जो हैं, उनकी आय कम हो जाने से उनको हानि हुई। इसके बाद आता है मुद्रा संकुचन का वेतनभोगी तथा श्रमिक वर्ग पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन ऑन वेज अर्नर्स और सैलरीड पर्सन। इसमें वेतनभोगी श्रमिक, मतलब इसमें हम उन लोगों को इंक्लूड करते हैं जो एक निश्चित आय उनको एज ए इनकम, मतलब एज ए सैलरी, एज ए वेतन या मजदूरी के रूप में उनको प्राप्त होती। तो मुद्रा संकुचन के केस में निश्चित आय वाले लोगों को लाभ होता है, क्योंकि उनकी आय में उस अनुपात में कमी नहीं हो पाती जिस अनुपात में कीमतें गिरती हैं। और इस वर्ग की क्रय शक्ति, क्योंकि कीमतें कम हो जाती हैं, तो इस वर्ग की क्रय शक्ति भी बढ़ जाने से वेतनभोगी श्रमिक वर्ग, या हम कह सकते हैं निश्चित आय वाले लोगों को लाभ होता है संकुचन की दशा में, मुद्रा संकुचन में, क्योंकि उनकी आय में तो इतना परिवर्तन होता नहीं है और उनकी क्रय शक्ति पहले की अपेक्षा कीमतें कम होने के कारण बढ़ जाती है, तो उनको लाभ होता है। इसके बाद आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन ऑन कंज्यूमर्स, उपभोक्ता वर्ग पर मुद्रा संकुचन का प्रभाव। क्योंकि हम जानते हैं मुद्रा संकुचन में कीमतें कम होती हैं, तो कीमत कम होना सभी उपभोक्ताओं के लिए एक फायदेमंद स्थिति है। तो मुद्रा संकुचन में उपभोक्ता को कम कीमत पर अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं, इसलिए उपभोक्ता वर्ग को मुद्रा संकुचन में लाभ होता है, क्योंकि उपभोक्ता वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ जाती है तथा वह पहले की तुलना में ज्यादा वस्तुओं और सेवाओं को क्रय कर सकता है। तो इस प्रकार मुद्रा संकुचन में उपभोक्ता वर्ग लाभ की स्थिति में होता है। इसके बाद हमारा आता है इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, ऋणदाता और ऋणी वर्ग पर प्रभाव। यदि हम मुद्रा संकुचन की बात करें, तो मुद्रा संकुचन में ऋणदाता को लाभ तथा ऋणी को हानि होती है, क्योंकि ऋणदाता को जो ब्याज मिलता है मुद्रा संकुचन की स्थिति में, उसकी क्रय शक्ति अधिक हो जाती है क्योंकि कीमत कम हो गई, और यदि मूलधन भी उसको इसी समय में मिल जाता है तो उसको और अधिक लाभ होगा। तो इसमें मुद्रा संकुचन में ऋणदाता को लाभ, क्योंकि उसकी जो मुद्रा उसको मिल रही है ब्याज के रूप में, या उसका मूलधन जो वापस रिटर्न होके आ रहा है, उसकी जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाती है मुद्रा संकुचन के केस में। तो इसलिए